अयाज सादिक साहब 199, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब 91 वोट्स। इस मनसब के लिए मुझे नामजद करने पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुजार हूँ अपने एतमाद में लेने का। ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इक़्तिदार की मुंतकली का अमल जारी है। पंजाब और सिंध की सूबाई असम्बलियों के वजूद के बाद वफाक, KPK और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी कायम हो गई हैं। कौमी असम्बलियों में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब हुए। इस इंतखाब से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा गया कि जब तक अरकान की तादाद पूरी नहीं होती इलेक्शन कैसे करवाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर के लिए अयाज सादिक और डेप्यूटी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह को मुंतखब कर लिया गया, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर थे, जो गले में PTI का स्कार्फ पहने हुए, और इसी तरह डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे। ऐवान में आज भी गर्मा गर्मी नजर आई, नारेबाजी और मैंडेट की चोरी का गिला किया गया, ये आज भी नजर आया। ताहम एक अच्छी बात यह थी कि इंतखाब के बाद स्पीकर ने अपने मद्दे मुकाबिल आमिर डोगर का शुक्रिया अदा किया। बज़ाहिर एक स्मूथ ट्रांजिशन का आगाज़ तो होता नज़र आ रहा है, और अब इतवार को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीद की जा रही है कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुश्तरका हुकूमत होगी और ऐवान में भी उनका मुश्तरका उम्मीदवार होगा। हुकूमत साजी का मरहला तकमील के अब करीब है, लेकिन हुकूमत चलाना एक बड़ा चैलेंज होगा। आज निगरान हुकूमत ने जाते जाते नई असम्बली को सलामी दी है और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई हुकूमत के लिए बिलाशुबा मईशत और महंगाई एक बड़ा चैलेंज होंगे, और इसी बुनियाद पर चंद रोज़ कबल तक हमने सियासी जमातों को ये भी कहते सुना है कि वो PMLN को सपोर्ट देंगे, लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमती फैसलों का जो अवाम की जो खुशी है वो उसका बाइस तो कभी नहीं होंगे। और एक तरफ IMF का प्रोग्राम होगा और उस पर नया महंगाई का एक तूफ़ान होगा जो अवामी गैज़-ओ-गज़ब को सबब जो है वो उसका बनेगा। इसके अलावा ये भी सवाल अहम है कि IMF के साथ आइंदा डील के लिए बातचीत पर बानी PTI का ख़त क्या असर डालेगा। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने इस ख़त को क्यों मुल्क दुश्मनी कहा है। क्या इस ख़त के बाद IMF के साथ लेन देन में दुश्वारी आ सकती है? ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। शौकत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बिलाल अज़रकियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है, और हमारे साथ जो है वो हमारे साथ इस वक्त बिलाल कियानी साहब जो हैं कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। नाज बलोच साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। उमर अयूब साहब ने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुनवा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये हाउस कंप्लीट ही नहीं है, हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे स्पीकर का आज इलेक्शन होना है। आपका जनाब स्पीकर आर्टिकल 51 को आप देखिए, मुतअद्दिद और आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? नाज बलोच साहिबा, पार्टी एक ऐसी जमात है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, हमेशा डेमोक्रेसी का कहती है कि बदतरीन अच्छी आमरीत से भी जो है वो बदतरीन डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर है। आपने नो डाउट PTI को ये कहा कि आप आएँ, हुकूमत बनाएं, आपने दावत दी, लेकिन PTI जो है वो आपके साथ या किसी और जमात के साथ जो है उस तरह इत्तेहाद नहीं करना चाहती जो इस पोजीशन में हो कि हुकूमत साजी के अमल में जो है वो कुछ किरदार अदा कर सकें। बट क्या आपको नहीं लगता कि जो ये मार्च का टाइम है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला एक आना है, जो इनकी मखसूस नशिस्तों का जो एक मसला है
उस पर आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। बेशक एक वो जो आईनी जो एक पॉइंट है कि आपको असेंबली का सेशन जो है वो बुलाना है, वो अपनी जगह, लेकिन सेशन हो गया उसके बाद इलेक्शन को थोड़ा सा रोक लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, ये एक आइन की एक पाबंदी है और आइन के मुताबिक ही हमने पार्लियामेंट को चलाना है, आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही इस मुल्क को चलना है। इंतखाबात के बाद एन रिजल्ट्स आने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट का इजलास बुलाना मतलब होता है और उसके बाद ओथ टेकिंग होती है। ये एक प्रोसीजर है जिस पे अमल दरामद ज़रूरी है। जिन सियासी जमातों ने ऑलरेडी अपनी रिज़र्व नशिस्त की फहरिस्त जारी कर ली थी तो वो उनका मामला अलग है, लेकिन यहाँ पे मामला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का था जो कि इंडिपेंडेंट थे और उसके बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। फैसला हमने या किसी सियासी जमात ने नहीं करना, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे मजीद जो है लोग जिस जमात के पास इख्तियार होगा उसकी फहरिस्त में शामिल होकर लोग आएंगे मजीद। जाहिर बात है उसकी पूरी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसका मुकम्मल होना तो बिल्कुल है और ये होगा। लेकिन मसला ये है कि देखिए ये जो मैं ना मानू वाली सियासत है मेरा ख्याल है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। जो ये मैंडेट का शोर मचा रहे हैं, देखिए मैंडेट तो KPK में बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में धांधली हुई है, लेकिन वहाँ पे तो ये कहते हैं कि इलेक्शन दुरुस्त हुए क्योंकि वहाँ पे हुकूमत इनकी बन गई। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है वो ये मानती हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दरकार है और इश्यूज का हल पार्लियामेंट में। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, इलेक्शन से पहले प्री पोल जो इनके साथ हुआ, गो के बहुत सारे लोग ये कहते हैं मकाफाते अमल है, बट दैट असाइड प्रपोजल सेकेंडर उठा लिए गए, बहुत सारे लोगों को जो है वो हरास किया गया, इसके बाद सिंबल जो है वो ले लिया गया। बहुत टफ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखा है। उसके बाद बिल्कुल एक आइनी जिम्मेदारी है, उसको आइन के मुताबिक आपने हाउस को चलाना है, बट 21 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो इजलास बुलाने के लिए कि कन्वीन होना चाहिए। जो ये इलेक्शंस हैं ये तो डिले हो सकते थे ना। मैं दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मैंने इसीलिए स्टार्ट ही यहाँ से किया कि वो बिल्कुल एक आइन के मुताबिक आपको चलाना है। वो कवायद ज़वाबित जो हैं वो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट हैविंग सेड दैट ये इलेक्शन तो डिले हो सकते थे। नहीं, देखिए इलेक्शंस का बुलाना, पार्लियामेंट को सेशन का बुलाना और उसके बाद उसकी प्रोसीजर्स हैं वो तो फिर कंटिन्यू होंगी। बात यह है कि देखिए एक आप कह रही हैं कि उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई या जो भी बात है, मुझे आप बताइए कि सिंबल का ना मिलना, किसी सियासी जमात ने तो इनसे सिंबल नहीं छीना, कोई इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में तो इनका सिंबल इनसे नहीं छूटा, इनकी अपनी नेग्लिजेंस और कोताही की वजह से छूटा है। अगर ये अपनी पार्टी में बर वक्त इंतखाबात करा देते एज पर PTI कॉन्स्टिट्यूशन तो इनके पास सिंबल भी होता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दीगर जमातों के पास अपनी पार्टी के इलेक्शंस कराने की बुनियाद है। जो चीजें चल रही हैं, बहुत सारी और पार्टीज हैं जिनमें इलेक्शंस हुए हैं, but I expect you, you know, of all people, I expect you to call a spade a spade। उनके साथ हुई है pre-poll rigging। नहीं, देखिए डॉक्टर मारिया, ये आप कह रही हैं ना कि प्री पोल रिगिंग, जो आप कह रही हैं कि प्री पोल रिगिंग हुई है, तो मुझे आप बताइए, आपने पहले बुनियादी नुक्ता उठाया इलेक्शन सिंबल का। आप साबित कीजिए कि इलेक्शन सिंबल इनको ना मिलना प्री पोल रिगिंग है। नहीं है प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन सिंबल का ना मिलना इनकी अपनी गलती है। आज ये अपने PTI के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर ये अपने इंतखाबात कराने में नाकाम रहे तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेगा। अगर इन्होंने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है तो उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं बनती। अगर इनका जो इंतखाबी निशान है, जो बल्ले का निशान है, वो तो इनकी अपनी गलती से नहीं मिला, इनकी अपनी कोताही है जिसको इनको एडमिट करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। इस पे जो है वो फैसला आना है कि क्या इनको जो इनकी रिजर्व सीट्स हैं वो मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। सो स्पीकर इज़ ऑल पावरफुल, वो अगर चेंज करना चाहते हैं, इसमें कोई थोड़ी सी मतलब रद्दोबदल रूल्स में अगर करना चाहें तो कर सकते थे, बट नजर आ रहा है कि किस तरफ जो है वो चीज़ें जा रही हैं। बट लेट मी टेक बसरा साहब इनटू द कन्वर्सेशन एज वेल। बिलाल देखिए डॉक्टर मारिया, डॉक्टर मारिया, कैन आई ऐड समथिंग? नॉट दैट, देखिए मैं मी एंड माय पार्टी
टोटली रिजेक्ट्स एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि भुगती हमने सबसे ज्यादा है। 12-12 साल की जेलें हमने हर दौर में काटी, हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है जेलों में रही। प्लस मेरी बात मुकम्मल होने दें, और खुद 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत में हमने इंतकाम 2-2 साल खुर्शीद शाह जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, जरदारी साहब को जेल में डाला हुआ था इन्होंने पार्टी की लीडरशिप को। तो आप मुझे बताइए, ये बजट के अहम सेशंस के अंदर हम नहीं कहते कि जो हमारे साथ हुआ वो इनके साथ भी हो, लेकिन ये अपना भी देखें कि इनका रवैया क्या होता था। और तब हम कहते थे इनको कि खुदारा ये गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि ये फिर रेपिटेशन है, ये बार-बार यही साइकिल, इसी सर्कल में हम घूमेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ही साइकिल इस वक्त ज़ेरे ताब कोई और है। बसरा साहब को गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। बसरा, पहले तो जरा ये क्लियर कर दें, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में या पीटीआई में? पहले तो डॉक्टर मारिया, ये जो इलेक्शन के मुतल्लिक अभी गुफ्तगू हर चैनल पे हो रही है, आज वैसे बहुत बेहतर था कि अचक ज़ई साहब तो हमारी पार्टी से नहीं है। डॉक्टर मारिया, मैं दे रहा हूँ मेरी बात सुन। मैं क्या बहुत बेहतर था कि अगर आप आज अचक ज़ई साहब का शॉट चला देते ना, जो नेशनल असम्बली में उन्होंने गुफ्तगू की है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती। डॉक्टर मारिया, गुजारिश है कि ये जो इलेक्शन को जो जिसको कहते हैं ना, ये इलेक्शन है, सियासत है, आइन है, जमहूरियत है, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये पाकिस्तान में 70 साल से यह आमरीत है, या ये पार्टियां हैं 4 बार वज़ीर आज़म, 4 बार वज़ीर आला, इनकी इक़्तिदार की भूख ही ख़त्म नहीं हो रही, बंदर बांट कर रहे हैं। ये तेरा वज़ीर आज़म, तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटा वज़ीर आला, तेरी बेटी फ़लाँ, तू गवर्नर बन जा, तू पंजाब ले ले, तू सिंध ले ले, और ये बंदर बांट आज से जारी नहीं। आज इसीलिए ये जो आप पार्टियाँ हैं ना, इनको आप, ये PDM-2 वही हैं जिन्होंने 16 महीने इस मुल्क को नोचा है कौमी हुकूमत के नाम पे। इमरान खान, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत 3-3.5 साल, कौन सी जमहूरियत इनके अंदर? अभी बात कर रही थी, मेरा ख्याल है मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर मारिया, तो आप पींगे बढ़ा रहे हैं PDM के जो सरबराह थे, और डॉक्टर मारिया, मौलाना से बात शुरू कर देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा सियासी, जमहूरी, हर तरह का इख्तिलाफ है। जी जी। PDM के सदर वो थे ना जी, उन्होंने क्या कहा कि किस तरह ये जो अभी पार्टियां बंदर बांट कर रही हैं, पाकिस्तान का गोश्त नोच रहे हैं, कुछ रह गया अगर पाकिस्तान के अंदर, वो भी लूट के कुछ सरे माल बना ले, में भी हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या उनका स्टांस यही रहता है या वो बदल जाता है? जैसे पिछली मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी सुन ले, मैं फिर कह रहा हूँ सदर बनने के लिए होता है। मौलाना साहब के साथ ना हमारा कोई इत्तेहाद है, वो 1 पॉइंट एजेंडे पे अगर हमारे साथ आए हैं कि ये धांधला हुआ है, ये जो इलेक्शन 2024 है, इस जैसा खलवाड़, इस तरह फ्रॉड, झुर्लू इलेक्शन शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। डॉक्टर मारिया, अभी आप बात कर रही थी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में एक पार्टी का 11th आवर पे, वो पार्टी जो पाकिस्तान हो, आपने उनके साथ मुकदमे दर्ज कर लिए, पार्टी तोड़ ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, आप कैंपेन नहीं चलने दे रहे, एंड पे आपने क्या किया? पाकिस्तान में 2 पार्टियां हैं, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, स्वाय जमात इस्लामी और PTI के, किसी के पास ना कोई इलेक्शन होते हैं, ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना कभी इलेक्शन हुए हैं। सिर्फ जमात इस्लामी। डॉक्टर मारिया, मुझे बात करने दीजिए जी प्लीज। इनको याद आ गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब को याद आ गया, मैं चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश हुआ था और कुरान पाक लेकर पेश हुआ था, और मैंने कहा था आए लाइव कार्रवाई करें, फुल कोर्ट बनाएं, आप अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने जब बल्ले का निशान छीन लिया, उसके बाद आज मैं फिर कह रहा हूं, इसी दिन के लिए किया था कि खरीदो फरोख्त हो, पार्टी को तोड़ा जाए, और ये मखसूस सीटों पे अंदाजा करें, ये जमहूरी पार्टियां, ये मैं सब इलेक्शन कमीशन पे पहुंचे हुए थे कि ये हमें सीटें दे दें, अंदाजा करें, ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं। इनको कोई, मैं फिर कहता हूं डॉक्टर मारिया, आगे चलें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ना कोई आइन है, ना कानून है, तमस्खर बना हुआ है इदारों का, और जो आवाजें उठ रही हैं बलोचिस्तान से, KP से, हम तो वो टीवी पे चला भी नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया, तमस्कर बिल्कुल बना हुआ है, और कुछ हमारे सियासतदानों ने भी बनाया हुआ है, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं KP से भी आवाजें उठ रही हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, आप और मौलाना तो वहां पे यही चीख रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हो गया, और जो फैसिलिटेट कर रहा है वो आप लोग हैं। तो ये इसका हल क्या है डॉक्टर मारिया? इसका हल ये है, क्या हल है? आए दोनों पार्टियां बैठी हैं,
हमने ऑफर किया है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें और उसकी लाइव कार्रवाई दिखाएं, तमाम जमातों को बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मुझे बताएं, केपी की बात करते हैं, केपी में किसी पार्टी ने एक भी उजरदारी किसी कोर्ट में दाखिल की हो, इलेक्शन कमीशन में दाखिल की हो? मैं चैलेंज देता हूं, आए पूरा केपी खोल लें, पूरा पाकिस्तान खोल लें। ये नहीं हो सकता कि आप आवाम को कीड़े मकोड़े समझें। माजरत के साथ आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बट आपका कहना ये एक टॉक शो की हद तक हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं तो या बैरिस्टर गौहर की तरफ से आना चाहिए और या उमर अयूब साहब की तरफ से कोई आए। अच्छा, मैं जरा बिलाल कियानी साहब ने मुझे बताया ज्वाइन कर लिया है। बिलाल डॉक्टर मारिया, एक आखिरी फिक्रा कह के, आखिरी फिक्रा गुजारिश सिर्फ इतनी है, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये पाकिस्तान इंतशार की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, अबतरी की तरफ बढ़ता जाएगा। इन पार्टियों का कुछ नहीं जाना, इन्होंने लुटो और पुटो करना है। पाकिस्तान में इन्होंने पहले भी 4-4 बारियां लेके, आपका पॉइंट आपका आ गया। बिलाल कियानी साहब, आपका एक नारा हुआ करता था वोट को इज्जत दो, और आप ये कहते थे कि जी मैंडेट का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो भी बसरा साहब बात कर रहे थे कि अभी ये फैसला आया नहीं है कि 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि जी इनको मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आप लोग इलेक्शन कमीशन में चले गए और आप लोग उस सीटों के जो हैं वो दावेदार हैं इस वक्त। मतलब ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद है या पीटीआई है, बट आप एक तरफ इस बात को जो है वो कहते रहे इसका जी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ आप जो है ये कर रहे हैं, ये वोट को इज्जत तो नहीं कर रहे, तो वोट को मजीद मजरू कर रहे हैं आप लोग। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखिए, अब बात मैं आपने चले ये सवाल कर दी तो पहले मैं आपका सवाल एड्रेस कर लेता हूँ, मगर मैं ये एक दो बातें और भी करना चाहूँगा। बिलखुसूस जो इस एक जमात और ग्रोह का मुस्तकिल अब एक तरीक़ाकार है रोकने का, तोड़ने का, बस चीज़ों को ना चलने देने का, बस यही इनका काम रह गया इस मुल्क में। पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, हुकूमत में, बस इनको यही एक काम आता है, तोड़ना, फोड़ना, रोकना, रौला बचाना, बस इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। बहरहाल उसकी हम तफसील में आएंगे। जो आपने बात की सीट्स की, रिजर्व सीट्स की, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक जमात है जिसने कोई जनरल इलेक्शन में सीट नहीं जीती, पता नहीं कंटेस्ट भी की कि नहीं, और दूसरा ये कि उन्होंने कोई रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। और इस इलेक्शन कमीशन ने जब वो चले, वो एक ऐसी जमात है जिसको अब कुछ इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, मगर क्या उससे इस चीज की क्या वो इस चीज की करेक्शन हो जाती है कि क्योंकि कुछ जनरल सीट पे इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया तो क्या उसकी कुछ सीटें नहीं है माजरत के साथ बिलाल साहब 90+ हैं, ठीक है, मगर आप मुझे बताएं कि उन्होंने रिजर्व सीट की कोई लिस्ट जमा कराई दी है? क्या आपके इल्म में है कि इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा कराई दी है? तो देखिए, बात यह है कि रिजर्व सीट्स के ऊपर कोई जो फैसला होना है वो किसी आइन और कानून या इलेक्शन लॉज और रूल्स के मुताबिक ही होना है ना, उससे बाहर होना है। ठीक है जी। तो देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अब रिजर्व लिस्ट, आमतौर पर आप जानती हैं कि जो जीत कर आए हैं, बिल्कुल उस तरह फैसला होना है। क्या बात है, क्योंकि 2018 में लाख वोट का धांधला करके दादा करें यार, तो कम से कम थोड़ा सा तो कोई जमीन जाग जाए आप लोगों का। बसरा साहब आपकी बारी में नहीं बोले, उनको जरा बोलने दीजिए। 17 सीटों वाला डिग्गी वाला वजीर आजम बनने जा रहा है, 36 सीटों वाली मरियम बीबी कैलबरी फॉन्ट वजीर आला पंजाब। बसरा साहब उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। बसरा साहब की तरक्की किस तरह होगी? इनकी में तो क्या बात सुने, झूठ के अलावा है क्या? बसरा साहब ने एक क्लिप भेजनी है, अडयाला में किसी जगह दिखाएंगे, इस तरह ही तो ये नंबर टांगते हैं। ये तो उनका मेरिट है। अली अमीन गड्डापुर जैसा शख्स वजीर आला का, इतने बड़े सूबे का वो कैंडिडेट बना रहा है, उसको गालम गलौच और जाहिर है वो लूट मार नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपकी तरह टीटियां नहीं लगाता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी तरह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो शायद बोलने की याद है 2018 में RTS डाउन से आप आए थे मेरे भाई, आप लोग तो टिकट भी अपने दफ्तरों में नहीं देते थे। जिस शख्स को कहते थे कि उसने आपकी हुकूमत कराई है, उस शख्स के कहने पे आपने फिर से 2 असेंबलियां तहलील की, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। वही शख्स जो आज जेल में बैठा हुआ है, मारिया से पूछा इनकी सीटें कितनी हैं। तो देखिए, अच्छा कमिंग बैक बिलाल साहब आप अभी बात कर रहे थे कि चीजें आइन और कानून के, बात यह है कि माजरत के साथ आज हमने असेंबली में भी ये देखा, आज कानून आइन की बात ना किया करें।
आप जाती उमरा के अंदर वहां पर इजलास करें, वहां पर लूट मार के तरीके सोचें कि टीटियां किस तरह लगानी है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है। किसी को मौका नहीं मिलेगा बात करने का, बस आप इजाजत छोड़िए। आपने की, आपने ना 1000 रुपए छोड़ा, ना 2 करोड़ छोड़ा, उस्मान बुज़दार को लगा। आप जाती उमरा में जाए ना, अच्छा आपके पास मैंडेट ही नहीं है आवाम का। बसरा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने अच्छा डॉक्टर मारिया, इन दोनों से ये पूछे, मेरे से मुतालबा करते हैं मिलके कि चीफ जस्टिस साहब ओपन कोर्ट बनाएं और चीफ जस्टिस साहब खुद अलग हो जाएं और उसकी लाइव नशरियात दिखाई जाए। ये दोनों पार्टियां मानती हैं? किचन का खर्चा इनसे। अच्छा, पूरी जमात में किसी कोई बिलाल साहब एक चीज यहाँ पे आके बसरा साहब जो बात कर रहे हैं ओपन कोर्ट वाली, बसरा साहब जो ओपन कोर्ट वाली बात कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं मेरा मुताबिक बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता जी। बसरा साहब डज नॉट डिजर्व अ रिस्पांस। चले अच्छा मेरा जवाब होना है, मेरा एक सवाल है, जिन्होंने इजाजत दीजिए धांधला करके आए हैं, जिनको रिटर्निंग अफसरों ने जितवाया है, जिनको कमिश्नरों ने जितवाया है। बसरा साहब इस तरह नहीं चल सकता ना, मुझे सवाल तो करने दें। बिलाल साहब जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनके लीडर ने कोई मॉरल टर्पिट्यूड की कसर नहीं छोड़ी। अच्छा बिलाल साहब, लेकिन बिलाल साहब उनको मियां नवाज शरीफ जैसे बिल्कुल उनमें इखलाकियात नहीं है। बिलाल साहब मियां शहबाज शरीफ वाली इखलाकियात अल्लाह ना करे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इखलाकियात साढ़े चोण बसरा साहब प्लीज लुटो और फुटो बिलाल साहब डिग्गी वाली सरकार। अच्छा बसरा साहब बात तो करने दें, बात तो करने दें। बिलाल साहब बसरा साहब बात यही तो नंबर पेज में हमने टांगने हैं ना, आप समझ नहीं डॉक्टर मारिया। बसरा साहब की बात अपनी जगह, मुझे ये मेरा एक सिर्फ सवाल ले लीजिए। अभी आप बात कर रहे हैं मोरालिटी की बात कर रहे हैं, आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्शन कमीशन में जो है वो केस लगा हुआ है, उसका 3 तारीख को जो है वो फैसला एक्सपेक्टेड है। नहीं आता आप बेशक चीज़ों के साथ प्रोसीड करें, लेकिन उससे पहले जाना तो वो तो लगता है कि किसी के मैंडेट पे आप डाका डालना चाहते हैं। नहीं देखिए, बात यह है कि अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो सीट आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इनकी सीट्स नहीं बनती, तो वो जो रिमेनिंग थर्ड को क्लियर हो जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन फैसला दे देगा। तो देखिए, तो इन दैट इवेंट हमारी अगर कोई लीगल पोजीशन या इंटरप्रिटेशन है वो हमने पेश कर दिया है, फैसला तो इलेक्शन कमीशन में करना है। हमने क्या डाका डालना है या हमने क्या कोई सीटें लेनी है? इलेक्शन कमीशन आप दावेदार बन के आ रहे हैं ना, आप दावेदार बन के सामने आ रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अगर इनके पास सीट्स नहीं जाती आपके पास ही आएंगी। नहीं तो फिर so then we are within our rights to put that legal position forward. But at least if you're agreed with us. No, I'm agreeing that in case वहाँ से एक फैसला इस तरह का आता है कि जी आपके ये इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इनकी केस की कोई स्टैंडिंग नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली सीट्स आपके पास आ जाएंगी। So then why should we फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस तो नहीं है ना बिलाल साहब, माजरत के साथ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो कोई कह ही नहीं रहा। तो किसने कहा ये हो? हम तो यही कह रहे हैं कि इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें नहीं बनती, और इन द इवेंट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें ना मिलने का ये फैसला होता है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही है कि जितनी बाकी जमातें पार्लियामान में, नेशनल असेंबली में, ऐसे तो नहीं था कि अगर आप ये रिक्वेस्ट ना डालते तो वो किसी और जमात को या किसी दूसरे मुल्क में किसी कोई सीटें मिल जाती। ऑब्वियसली आपके पास ही आनी थी ना सीटें। सो इट्स रियली बैड फॉर ऑप्टिक्स, आई मस्ट से दिस। But एक छोटी सी ब्रेक। Talk about optics, जी माजरत के साथ, let's not talk about optics. Firstly, it is not about optics; it is a legal position, and I think absolutely that's exactly what I'm saying कि legal point of view से भी थर्ड का अगर इंतजार कर लिया जाता तो वो ऑप्टिक्स के लिए भी बेहतर होता। Legality of course first, but let's take a short break. ब्रेक से हाजिर होते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तो पार्लियामेंट में जो आवाज़ें आ रही हैं चोरी के मैंडेट की, उसके बाद जो वहाँ पे इस वक्त जो है वो मैंडेट छीनने की आवाज़ें आ रही हैं, उसके अलावा एक जो आवाज़ बहुत ज़ोरों शोर से गूंज रही है वो इमरान खान साहब का जो ख़त है उसके बारे में जो है वो बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या बात कह रहे हैं ज़रा वो सुन लेते हैं, ना पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो। ना साहिबा, ये जो ख़त है
आप इसको कैसे देखती हैं? बिकॉज ये तो कहा जा रहा है, जब IMF की जो स्पोक्स पर्सन उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल हैपनिंग्स इन पाकिस्तान, बट डू यू थिंक इट कैन हैव अ बेयरिंग स्पेशली इन दिस precarious situation? Do you think it can have a bearing? Well, I think this is a totally immature and an irresponsible act. That's least what I can say. एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को माशी सूरत हाल जो है वो उसकी मुश्किलात हैं और तमाम सियासी जमातें अपनी अना और अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स को पीछे रखकर, क्या पीपल्स पार्टी और PMLN के जो पॉलिसीज़ हैं उनमें फ़र्क नहीं है? बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। हमारी इलेक्शन कैंपेन एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि मुल्क में इस वक्त जो मुश्किल है उस बहरान को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स को पीछे रखना पड़ेगा। मुल्क में कोई ना कोई हुकूमत तो बननी है ना। अब इनकी इंडिपेंडेंट की 92 वोटों से तो हुकूमत बननी नहीं है, तो डेफिनेटली किस तरह हुकूमत बनेगी? एक हुकूमत का क़याम हुआ, एक हुकूमत वजूद में आएगी और उसके बाद आगे जाके मूव ऑन होंगे। अगर तो ये इतने ही मुहिब्बे वतन होते, इतना ही इनको मुल्क का एहसास होता और आम गरीब अवाम, सताई हुई अवाम का एहसास होता जिनको 3.5 सालों में इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, तो ये इस किस्म के खतूत लिखकर दुनिया में ना सिर्फ अपनी जगहसाई जो ये कर रहे हैं वो ना करते, और दूसरी बात ये कि अपने मुल्क की अवाम के साथ इतना जुल्म ना करते। ये नाइंसाफी और जुल्म जो ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ ये एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपको मैं बताती चलूँ डॉक्टर मारिया जी, आप कह रहे हैं मैंडेट की चोरी का रोया जा रहा है। मुझे तो ताज्जुब है कि ये वो जमात है जो कि हुकूमत में भी होती थी तो एहतजाज करती थी, और जो अपोजिशन में है तो चले एहतजाज बनता है, लेकिन ये तो हुकूमत में भी 3.5 साल रोना रोते थे। कभी किताबों को उछालना फेंकना और पार्लियामेंट में कुर्सियों पे खड़े होकर जो है गालियां देना, 1.5 घंटे की तकरीरें सिर्फ चोर डाकू डकैत के अलावा इनका कोई रवैया, कोई कंडक्ट आपने देखा कि अच्छा कोई पॉजिटिव मस्बत कंडक्ट था? ये तो किसी से बात करने के रवादार नहीं थे। और तो और जो जहाजों में भर भर के इनके लोग आए थे, आज ये बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि क्या जिन लोगों को जहाजों में भर भर के लाया गया, इनके पास जो जहाजों में भर भर के लोग आए, वो क्यों इनसे नाराज होकर चले गए? क्योंकि इनके रवैये दुरुस्त नहीं थे। तो अब अपने रवैये को करेक्ट करें। देखें, कुछ सियासी जमातें दूसरों की गलतियों से सीखती हैं, कुछ अपनी गलतियों से सीखती हैं, लेकिन ये वो जमात है जो ना औरों की गलतियों से सीखती है ना अपनी गलतियों से सीखना चाहती है। अब इन चीजों की देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आपका कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई रवैया। आप खुद देख लें, KP असेंबली में एक खातून ने अगर एक घड़ी लहराई, उसको किस किस्म की गालियां नाजेबा दी गई। ये कोई रवैया है? ये है वो पोलराइजेशन जिसका हमें खात्मा करना है। इन रवैयों को हमने, इनटॉलरेंट जो रवैया है इसको हमने खत्म करना है। एक पॉजिटिव जेस्चर देने से आप अगर मुल्क के लिए एक कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम इस तरह से खतूत लिखकर जगहसाई ना करें, अपना तमाशा खुद ना बनाए, क्योंकि IMF ने इनके खत के ऊपर नहीं जाना। IMF जो है वो अपनी टर्म्स और कंडीशन अपने सर्वे के मुताबिक करती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इन्होंने तो अपना दिखा दिया ना कि कितना किस कदर इनको कौम का गम है। इस खत को लिखने का मकसद क्या था? मतलब आपको पता है कि मुल्क के हालात कितने इस वक्त जो हैं वो मकदूश हैं। आपको पता है कि किस सिचुएशन से हम चल रहे हैं, किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। इस खत का क्या मतलब, क्या इससे फ़ायदा क्या होगा? नज़र तो ये आता है इससे कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, अपने आगे से मैं नहीं देख सकता। जब तक ये नहीं होगा, जब तक मेरी मर्ज़ी की जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो आप कह रहे हैं ठीक है, मुल्क को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क का बेशक लास्ट टाइम भी आपने इसी तरह किया, और एग्जैक्ट शौकत तरीन साहब के मुझे वो वर्ड्स याद हैं जिस वक्त उनसे पूछा गया कि इससे तो हमारे मुल्क की मसला नहीं बनेगा, तो उन्होंने कहा देखिए जी, आपके जो चेयरमैन हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो नज़र तो यही आता है, हम नहीं तो कुछ नहीं। डॉक्टर मारिया, बड़ा अहम सवाल है आपका IMF वाला, लेकिन मैं कहते ना इस सादगी पे मरना जाए कि इतनी मासूमियत, अंदाज़ा करें जितनी मासूमियत और जितने सादगी से ये बात करते हैं ना, जमहूरियत, गरीब, वो जी महंगाई, इन्होंने पता है इन दोनों पार्टियों ने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? लूटने का, माल बनाने का। ये इनके एब्यूवेशंस हैं। और यकीन माने, जिस तरह कौम, अब चूंकि कौम इनको जान गई है, कौम की पूरी कौम हंसती है जब ये गुफ्तगू करते हैं ना, कि अंदाज़ा करें यार, चोर नाले चतर लूट के ले गए हैं पाकिस्तान को, और गरीबों की बात करते हैं। रह गई IMF। हमें पता है इनके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिहाड़ियाँ लगानी हैं, इन्होंने पैसे कमाने हैं।
इनको IMF ने क्या, ये जो IMF को पैसे देती है ये इनके लिए देती है कि आप लोग लूट के माल बाहर ले जाएं। IMF जो है आज हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख का मकरूज है। कल डॉक्टर मारिया सुन ले, डॉक्टर मारिया, हम बिल्कुल हमने खुद पाकिस्तान में, वैसे एक बात बता दूं, जब ये बड़ा कहते हैं ना वो जी इमरान खान, हाँ इमरान खान 3-3.5 साल हुकूमत में रहा था, 4 बारियां इन्होंने ली हैं, 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं, इमरान खान ने ली हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, IMF ने जब हमसे उसकी वजह 70-80% कौम जब इस पार्लियामेंट के साथ नहीं खड़ी हुई, जब ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं सारे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम का वोट पे डाका डाल के आए हैं। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। बल्कि मैं आज वहां पे इस्लामाबाद था तो असेंबली के अंदर ना ये सारे बैरूनी ताकतों से आप कह रहे हैं अपनी कोई लेवरेज इस्तेमाल करें, मुझे समझ नहीं आ रही लेटर का मकसद। डॉक्टर मारिया एक फिक्रा सुन तो लेना, ये आपस में पता क्या बातें कर रहे थे सारे, वो तू 47 आना है कि 45 आना है, ये आपस में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते। अब मैं फिर कह दूं, IMF ने हमसे बात की थी जब लास्ट टाइम आए थे, उनको पता है इमरान खान पाकिस्तान है, कर्जा पाकिस्तानियों ने वापस करना है। कंडीशनल बात हुई थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। अब इसकी वजह क्या डॉक्टर मारिया, कल इन्होंने फिर दिहाड़ियां लगा के पैसे खा के इन्होंने बाहर चले जाने हैं। पैसे किसने वापस करने हैं, मुझे एक बात बताएं, क्या पैसे इन्होंने वापस करने हैं? अच्छा बसर साहब, इस वक्त अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, आपका मैंडेट चोरी हुआ, मैं आपको ये मैं डिनाई नहीं करती, आपकी बात में वजन है, बट हैविंग सेड दैट आप क्या कह रहे हैं कि अब जो हुकूमत आई है उसकी जो है वो बैरूनी ताकतों से आप कह रहे हैं कि जी आके इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं और अदरवाइज पैसे ना दें। पहली बात तो पहली डॉक्टर मारिया, मुस्तफ़ा कमाल की अगर ऑडियो है वो चला दें, टैसूरी की चला दें। वो पता क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले कहते हैं कि MQM जो है 100% इनके पास जाली मैंडेट है, और वो कहते हैं हमारे पास जो है 60% जाली है। मुकाबला तो इनको आपस में लगा हुआ है। फिर मैं कह दूं, IMF को हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कल कर्जा पाकिस्तानियों ने वापस करना है। अगर कौम इनके साथ नहीं खड़ी हुई, कौम इनके साथ नहीं खड़ी होगी, जो टैक्सेस किससे लेने हैं मुझे बताएं ना। करना तो ये चाहिए कि अपना जो इन्होंने सारा इनका पाकिस्तान में यही बात कर देते हैं, इनका माल बाहर, जायदाद बाहर, पैसे बाहर, वो लेके पाकिस्तान आ जाए। बिलाल साहब की तरफ चलती हूँ। बिलाल साहब, ये IMF का लेटर जो है ये अपनी तरफ, लेकिन इस वक्त पॉइंट ये है कि सिचुएशन जिस किस्म की है बड़ा मुश्किल है कि उसमें आप डिलीवर कर पाएँ। आप समझते हैं कि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, जहां आज ही मतलब असेंबली आ रही है और साथ ही इनकमिंग असेंबली को जो प्रेजेंट है वो ये मिलता है कि जी 4 रुपये जो है वो पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है, आप लोगों को डिलीवर कैसे करेंगे इन हालात में, डिलीवर कैसे करेंगे? जबकि साथ ही इसके जुड़े भी एक जुज़वी सवाल ये है कि चैमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि एक और टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर आएगा जिसको ऑब्वियसली कोई स्टेक नहीं होता, और शायद शमशाद साहिबा को जो है वो कैरी करा दे, बिकॉज कोई स्टेक नहीं होता सिस्टम में, कोई जवाब नहीं देना होता। तो वो मुश्किल फैसले जो हमें अभी गर्मियों में बिजली की सूरत में मिलेंगे, लोड शेडिंग होगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, उसकी सूरत में हमें सामना करना पड़ेगा। आप डिलीवर कैसे करेंगे? बिलाल कियानी साहब का मेरा ख्याल है उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। नासाहिबा की तरफ चलती हूँ। नासाहिबा, बेशक आपने ये कह दिया है कि जी हम मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे, बट ऑफ कोर्स उससे आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप बरी जमा तो नहीं हो सकते, जो ये डिलीवर करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लग रहा है कि जहाँ टेक्नोक्रेट्स की बातें हो रही हैं, जहाँ अभी जो है एक बड़ी मुश्किल गर्मियाँ हमारे लिए आएंगी, पेट्रोल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, गैस प्राइसेस बढ़ाना आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए, इस वक्त डॉक्टर मारिया बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन है। आपको पता है कि ऑलरेडी कोई एक सियासी जमात, अगर इजाजत दे दें मैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ उनका। जी, आई कैन जस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली एंड देन मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ क्विकली आपको शॉर्टली। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है वो आपके सामने, किसी एक सियासी जमात को कोई इतनी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली कि वो अकेली तनहा हुकूमत बना सकती, और डेफिनेटली एक डेडलॉक की सिचुएशन से बचने के लिए सियासी जमातें मिलकर मुफाहिमत और हिकमत अमली करती हैं। और दूसरी बात यह कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के
हवाले से बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी नुकसान उठा रहे हैं। गुज़िश्ता सालों में जो सैलाब आया है वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो गवादर की सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, और जो जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है, तो उसका जो है एक इमरजेंसी की जैसी सिचुएशन जो है वो डिक्लेयर हुई है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर सियासी जमातें अभी भी बैठकर लड़ाई झगड़ों में अपना वक्त ज़ाया करेंगी, तो मेरा ख्याल है हम मुल्क का हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल मुल्क का सोचना चाहिए जी। तो इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। यस, कंसेंसस ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, बट हैविंग सेड दैट जब हालात इस किस्म के हों कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे, मैं यही सवाल आपसे कर रही थी, आपका राब्ता उनको तो आपसे हो गया था, लेकिन जब आज पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, IMF के पास आप जाएंगे, मजीद कड़ी शराइत आएंगी, और उनका कसूर नहीं है, ये हमारी, वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स। आप डिलीवर कैसे करेंगे? पॉलिटिकल कंसेंसस है नहीं। जी डॉक्टर मारिया, देखिए दो बातें। एक तो पहले कि जहाँ तक बात है विल पावर की, जहाँ तक बात है डिलीवर करने की, तो देखिए 2000, मैं आपको दो मिसालें दूंगा। एक शायद आपको दूसरी से ज़्यादा रेलिवेंट लगे, मगर मेरे नज़दीक दोनों ही रेलिवेंट हैं। 2013 से 18 की हुकूमत में भी आपको याद है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, और उस टाइम पे भी जब हम आए थे डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी, 18-20 घंटे लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, और यही जमात, यही गिरोह उस टाइम पे 2-2 धरने उन्होंने किए, और उसके बावजूद हुकूमत ने अपना काम जारी रखा। पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल किया, महंगाई की शरह भी बहुत लो लाए, हिस्टोरिक लो पे लाए, दहशत गर्दी का खात्मा किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के पास में मीशत को डाला। इसी तरह जब इनका एक फेज गुजरा जिसमें एक रिवर्स गेयर लगा, तो 16 माह की हुकूमत में भी अगेन लोगों का ख्याल था कि जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ी टफ है, पार्लियामेंट्री टर्म के आखिरी 1.5 साल हैं, इतनी सारी जमातें हैं, इतनी सारी जमातें तो अच्छे वक्तों के अंदर नहीं हुकूमत चला सकती, इस वक्त किस तरह चलाएंगी, मगर एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर काम करते हुए उस हुकूमत ने वो फैसले लिए जिससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया, जिससे डिफॉल्ट अवर्ट हुआ, जिससे एक IMF का टूटा फूटा TTI का किया हुआ प्रोग्राम रिवाइज करना पड़ा मजबूरन उस टाइम पे, तो वो भी प्रोग्राम रिवाइज किया, फ्लड्स के चैलेंज को भी डील किया, और उसके बाद फिर IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी किया। तो देखिए इसी तरह बट उसमें बिलाल साहब कथा कलामी की माफी, उसमें लेकिन मसला ये है कि वो 16 महीने में, ठीक है आप कहते हैं डिफॉल्ट से बचाया, रिकॉर्ड जो है वो महंगाई हो गई। आपने भी बात की 2013 से, आपने जो है वो इसका जो है कंपैरिजन किया, मुझसे बहुत बेहतर इकोनॉमिक्स आप समझते हैं, उस वक्त डेट की हमारी क्या रेशो थी, उस वक्त डेट की क्या नंबर थे, और इस वक्त कहाँ हैं? उससे कई गुना ज्यादा हैं। नहीं देखिए बात यह है कि वो अब आप, एक तो ये लंबी बात है और उसका छोटा जवाब है कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, मगर मैं आपको एक बात बड़े यकीन से कह सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको ये बात बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी 16 माह की हुकूमत ने अगर वो स्टेप्स ना उठाए हुए होते तो उठाए हैं, तो महंगाई की शरह कई दुगना ज्यादा होती। आपकी यहाँ पे बुनियादी एशिया की, मेडिसिन की, देखिए मैं वो बात नहीं करी बिलाल साहब, चले ठीक है, नहीं वो बात अपनी जगह। आई एम जस्ट सेइंग नाउ you've inherited this government, चलें आप कहें उनका कसूर है, you've inherited this government, if correct me if I'm wrong, almost 3 times ज़्यादा है इस वक्त डेट जो है 2013 की मुनासबत, so it's not going to be easy। फिर साथ एक ये भी इस वक्त जो है मुचैमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट आ जाए, शायद शमसाद साहिबा जो है वो कंटिन्यू करें। टेक्नोक्रेट का कोई स्टेक नहीं होता, जब स्टेक नहीं होता वो मुश्किल फैसले वो लेंगे, और उससे जो है वो बोझ किस पे आएगा? अवाम पर आएगा। जी देखिए इस पे डॉक्टर, ये आपका देखिए डॉक्टर मारिया साहबा, बात ये है, यूर राइट, एक बड़ा इकोनॉमिकली टफ टाइम है। जहाँ तक कैबिनेट डिसीजन का मामला है, फ्रैंकली जी आई एम नॉट अवेयर, ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी, मगर आपको नजर आएगा कि हमारी पार्टी हमेशा की तरह वो रिफॉर्म स्टेप्स उठाने में, वो इकोनॉमिक फैसले उठाने में बिल्कुल नहीं कतराएगी जो हमारी इस वक्त जरूरत है। और इस वक्त हमें क्या जरूरत है? हमारे बिल्कुल डेट एडवांस सस्टेनेबल लेवल की तरफ जाने से हमें रोकना होगा। लेकिन माजरत के साथ बिलाल साहब, माजरत के साथ माजी में आप मुझे कंप्लीट तो कर लीजिए। कीजिए। देखिए अलाउ मी, देखिए बात यह है कि अभी यू आर अबाउट टू कंप्लीट एन IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट, और मुमकिन है अभी इट्स अ बिट प्रीमेच्योर, मगर हमें देखना होगा कि क्या एक IMF प्रोग्राम में एंटर करें फिर से, और ये शायद हमारे इकोनॉमिक रिजर्व स्टेबल जरूर रहे हैं, डिफॉल्ट जरूर अवर्ट हुआ है, मगर उस तरीके से नहीं बढ़े जिस तरीके से हम चाहते हैं कि बढ़े, तो अब हमें उसके ऊपर काम करना होगा। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, हमें अपनी यकीनन फॉरेन फ्यूल के ऊपर अपनी जो रिलायंस है वो कम करनी होगी, हमें अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देखना होगा। यही चीजें आमतौर पर IMF प्रोग्राम के अंदर भी आप डालते हैं। तो जब भी लोग कहते हैं IMF की तरफ चला, तो आपने सही कहा
कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वैसे ही हमारी मईशत की जरूरत होती है। बिल्कुल। मगर देखिए इस टाइम पे हमें वो भी देखना होगा अपने एक्सटर्नल सेक्टर को, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंसोलिडेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ मईशत में वो जो चेंजेस रिक्वायर्ड है। और खास तौर पे जब भी कोई गवर्नमेंट अपने टेन्योर स्टार्ट करती है, 5 ईयर टर्म स्टार्ट करती है, तो पहले 2 साल खास तौर पे अहम होते हैं जब आप वो फैसले उठा सकते हैं, जब आप वो स्टेप्स ले सकते हैं जो ट्यून सेट करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। तो हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है इस तरह के रिफॉर्म्स पे काम करने के लिए, लेकिन और बिल्ड करने के लिए जो अब मेरा सवाल अगर रिफॉर्म्स की अगर बात हो, आपका जो 2013 से 18 का टाइम था उसमें भी आपको याद है प्राइवेटाइजेशन पे चाहे जो भी हुआ जिस तरह हुआ आप नहीं कर सके, और उसमें सारी जो डिस्कोस की बात कर लें, पीआई की बात कर लें, ऑल द सेक्टर्स दैट आर ब्लीडिंग। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन, आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो ट्रेडर कम्युनिटी से आता है, आपका भी वही मंत्र आ रहा कि जी टैक्सिंग द ऑलरेडी टैक्स्ड। तो मतलब बात तो ये चीज़ें वो हैं जिसमें जो है वो हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, बट वो आप नहीं कर सके। आपने भी एक जो है वो आपने जी देखिए, नंबर 1 हमारी टैक्स कलेक्शन डबल्ड फ्रॉम 2013 टू 18, तकरीबन 1950 अरब से 3800 अरब रुपए तक गई थी, और उसमें कुछ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हुई थी, नंबर ऑफ फाइलर्स भी नियरली डबल हुए थे, और मगर यकीनन नाकाफी है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी टैक्स बेस अभी बहुत नैरो है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि एक इक्विटी हो कि जो भी टैक्स बेस इस मुल्क में है उसमें यही नहीं हो सकता कि बार बार वही एग्जिस्टिंग टैक्स बेस बर्डन हो। उसके अंदर यकीनन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर है और सेक्टर्स हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, पंजाब में आप सफाई टैक्स आपको लगता है आप लगा सकेंगे? जी देखिए, अब ये एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आपने देखा है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा रोजाना की बुनियाद के ऊपर अक्रॉस सेक्टर्स मीटिंग्स भी ले रही हैं। आई हैव आल्सो हैड द चांस टू बी देयर एज अ पार्ट ऑफ हर टीम ओवर द पास्ट फ्यू डेज। तो आप यकीन करें वो हर ना सिर्फ, अब आपने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की तो उस दिन इत्तफाकन 2-3 दिन पहले की बात है, और वेस्ट मैनेजमेंट से हमने एक मीटिंग ली, उसके अंदर पंजाब में जो मुश्किल डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस पर बात हुई, उसकी कॉस्ट की बात हुई, और एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल पे ही बात हुई। शी इज ऑलरेडी लुकिंग एट दिस। कहीं पे वो उन्होंने चार्ज करना शुरू भी किया हुआ है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वी स्ट्राइक अ बैलेंस कि आपकी सर्विसेज जो है। तो ये आपको ये कहने का मकसद ये है कि जो आपने सवाल उठाया वो पर्टिनेंट है, और ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट इस चीज के मुताबिक सोच भी रही है और इसके पर स्टेप्स भी तैयार कर रही है। चले रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल होंगी। नाज साहिबा, माजी में हमने देखा कि आपका प्राइवेटाइजेशन पे एक जो है वो आपकी पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, और 2000 आई बिलीव 14 या 15 थी जिस वक्त पीआई की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, पीएमएलएन करना चाहती थी, आप लोग जो है वो खड़े हो गए, और साथ आपके पीटीआई भी उस वक्त जो है वो इसका हिस्सा बन गई। हैविंग सेड दैट, ये हम सब जब भी हमें बताया जाता है, इकोनॉमिस्ट बताते हैं तो ये कहते हैं जी ब्लीडिंग सेक्टर्स जो हैं वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम। इस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? जहाँ पर भी बात कर रही है मुल्क को आगे लेके चलना है, कंसेंसस की ज़रूरत है, तो वील हैव टू राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। नहीं देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वी हैव टू राइज अबव द पार्टी पॉलिटिक्स, एंड दैट्स व्हाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वोकली, आई मीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन रिपीटेडली। हमारी पार्टी की लीडरशिप इस बात पे ही फोकस कर रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान भी आपने हमारा मंशूर सुना, और हमारा मंशूर जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर लोगों तक पैगाम पहुँचाया वो मुनफरिद है, वो मुख्तलिफ है। हमारा मंशूर PMLN के मंशूर से उसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसको एक ट्रैक में लाने के लिए एक ऐसी इकॉनमी जो कि इस वक्त मुश्किल में है उसको कम से कम ऐसी कंडीशन में लाने के लिए कि अगर आज PMLN डिसाइड करती है कि हमने प्राइवेटाइज करना है तो क्या आप खड़े तो नहीं हो जाएंगे फिर से PI यूनियन के साथ जाके? आप खड़ी तो नहीं हो जाएंगी? नहीं देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रिंसिपल स्टैंडिंग और प्रिंसिपल पॉलिसी है दैट विल कंटिन्यू टू स्टे एज इट इज़। जो हमारी प्रिंसिपल स्टैंडिंग्स हैं, जो हमारी प्रिंसिपल पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वी आर अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी विद टोटली विद, अगर ये फैसले लेने पड़ते हैं तो अच्छा, और दूसरी बात नहीं, वी आर एन
वी आर एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी। हमारी अपनी सोच, अपने नज़रिया, अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर है और जो कि हमें दूसरों से मुनफरिद करता है। इस वक्त हम एक हुकूमत का साथ दे रहे हैं। आगे हुकूमत के अंदर जो फैसले होंगे उसको होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डेफिनेटली PMLN के पास दी जाएगी, क्योंकि तमाम वजारतें और काबीना उनके पास है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं जो अहम हमारे कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले ही बता चुकी है PMLN की क़यादत को कि हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन है उन लोगों की जो इमदादी रिलीफ है वो जो रुका हुआ है उसको हमने कैसे देखना है। और मैं आपको मेरी बात मुकम्मल I just want to add one thing। देखें, और आप IMF की बात कर रहे थे तो आप मुझे बताइए क्या असद उमर ऑन रिकॉर्ड खुद आके नहीं कहा उन्होंने कि डिले जब उन्होंने किया IMF के पास जाने से तो उसका नुकसान क्या हुआ? डॉक्टर मारिया, आपको देखें, ये दोनों जो बुलाती है ना, ये दोनों या तीसरी पार्टी और बुलाएंगे MQM, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही PDM2 है जो 16 महीने आपके सामने था। इन्होंने कहा हम आएंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हालांकि 4 बार पहले भी आ चुके हैं। बस आप ये कह रहे हैं कि हालात को ये नहीं देखते हैं। हालात यकीनन बहुत मुश्किल हैं, इसमें कैसे जो है वो डिलीवर करती हैं हुकूमतें। आप तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।